जय हिंद साथियों, मैं निशा सैनी आपके अपने YouTube चैनल निशा सैनी स्टडी 24 में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है उत्तराखंड विशेष को लेकर। उत्तराखंड का प्री एग्ज़ाम जो कि जुलाई में संभावित है, उसी को लेकर हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है। हमने चर्चा कर चुके हैं कार्यपालिका की, विधानमंडल की, और आज हम चर्चा करते हैं न्यायपालिका की। न्यायपालिका शासन का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, न्यायपालिका की बहुत अहम भूमिका है हमारे देश में। वही न्यायपालिका शासन का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है। इसका मुख्य कार्य विधि की व्याख्या करना है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या होता है, विधि यानी कानून की व्याख्या करना है कि कानून किस प्रकार से कार्य करता है, किस प्रकार से लागू होगा, क्या उसकी भूमिका रहेगी, उसके खिलाफ कुछ भी संभावित नहीं है। कानून सर्वोच्च स्थान रखता है हमारे भारत में। जय हिंद साथियों, मैं निशा सैनी आपके अपने YouTube चैनल निशा सैनी स्टडी 24 में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि उत्तराखंड PCS का प्री एग्ज़ाम जुलाई में संभावित है, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक उत्तराखंड विशेष को लेकर सीरीज़ स्टार्ट की है। उत्तराखंड विशेष की सीरीज़ में हमने पहले चर्चा कर चुके हैं कार्यपालिका की, विधानमंडल की। आज हम चर्चा करते हैं न्यायपालिका का हमारे देश में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे देश में संविधान को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, उसी तरीके से न्यायपालिका एक अहम भूमिका निभाता है। न्यायपालिका शासन का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है। इसका मुख्य कार्य विधि की व्याख्या करना है। हमारा जो कानून है उसकी सही तरीके से व्याख्या करना न्यायपालिका का महत्वपूर्ण कार्य है। उसी को ध्यान में रखते हुए न्यायपालिका की अपनी एक भूमिका होती है। हर तरफ न्यायपालिका की एक अहम भूमिका है। उसी को ध्यान में रखते हुए न्यायपालिका को हम सही तरीके से समझते हैं। इससे बनने वाले प्रश्नों पर हम तथ्यों को जानकारी इकट्ठा करते हैं। इन तथ्यों को जानकारी से संबंधित यहीं से संभावित प्रश्नों की संभावना बनती है। वहीं विधानसभा, विधायिका और न्यायपालिका की अहम भूमिका है। ये विधायिका एवं कार्यपालिका पर वहाँ तक नियंत्रण स्थापित करती है जहाँ तक ये निकाय विधान और संविधान से परे जाकर कार्य करने लगते हैं। यदि विधायिका या कार्यपालिका संविधान से परे जाकर यानी संविधान को अनदेखा कर और न्यायपालिका को अनदेखा कर कोई भी कार्य करती है तो न्यायपालिका अपना अहम भूमिका निभाती है उनको सही तरीके से कार्य करने के लिए। वही न्यायपालिका को नागरिकों के अधिकारों का संरक्षक एवं संविधान का सहज प्रहरी कहा जाता है। वहीं प्रदेश में न्याय प्रशासन के शीर्ष पर एक उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय के नियंत्रण में अनेक अधीनस्थ न्यायालय हैं। उच्च न्यायालय के नियंत्रण में ही अधीनस्थ न्यायालयों का गठन किया जाता है। उच्च न्यायालय, प्रत्येक जिले का उच्च न्यायालय एक अलग न्यायालय होता है। वहीं संविधान में सर्वोच्च शक्ति न्यायपालिका को तहत दी गई है। यथा जिला न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं विधिक सेवा समितियां आदि भी न्याय की अहम भूमिका निभाती हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय, उत्तराखंड का उच्च न्यायालय भवन के बारे में हम जानकारी की चर्चा करेंगे। उच्च न्यायालय, उत्तराखंड का उच्च न्यायालय नैनीताल के जिस भवन में उच्च न्यायालय स्थित है वह भवन 100 वर्ष से अधिक पुराना है। ये उत्तराखंड विशेष से संबंधित एक तथ्यों को इकट्ठा किया गया है। वहीं अंग्रेजी शासन में लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंटोनी मैकडोनल्ड ने इसका निर्माण कराया है। बीच के कुछ समय के लिए इसमें ब्रांसडेल स्कूल था। वहीं आगे चलकर उत्तर प्रदेश सरकार ने नैनीताल को 1962 में ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया और इसका उपयोग सचिवालय भवन के रूप में किया गया। इस भवन का RAF के अवकाश शिविर मुख्यालय के रूप में उपयोग हुआ था। वहीं नैनीताल से ग्रीष्म राजधानी हटने के बाद इसमें कई सरकारी कार्यालय स्थापित हुए। ये उच्च न्यायालय भवन की कुछ अवधारणा है जो कि उत्तराखंड से संबंधित है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय से संबंधित है। उसी तरीके से हम समझेंगे उच्च न्यायालय की अहम भूमिका को समझते हुए हम कहते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद यानी 214 के अनुच्छेद के अनुरूप 9 नवंबर 2000 को देश के 20वें उच्च न्यायालय के रूप में नैनीताल में उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। वहीं
अनुच्छेद 127 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को राज्य के अन्य न्यायालयों और न्याय अधिकारियों के अधीक्षण का पूरा अधिकार है। वहीं वर्तमान में राज्य उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों की संख्या कुल 11 है। उसी को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अशोक अभयंकर देसाई तथा प्रथम रजिस्ट्रार GCM रावत हैं, जो कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय के तहत बताया गया है। वहीं मुकदमों के शीघ्र निपटारे हेतु अप्रैल 2000 में 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट त्वरित न्यायालयों का गठन किया गया था। यानी उत्तराखंड में अप्रैल 2001 में 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया गया था। उसी को ध्यान में रखते हुए राज्य में लोक अदालतों की व्यवस्था की गई है, जो लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करती है। उसी तरीके से लोक अदालतें न की व्यवस्था का संचालन के लिए सरकार ने उत्तराखंड कानूनी सहायता एवं परामर्श बोर्ड की स्थापना की है। राज्य के विभिन्न जिलों में बोर्ड की इकाई का भी गठन किया गया है। वहीं जिला कानूनी सहायता एवं परामर्श समिति कहा जाता है। वहीं प्रदेश के पंचायती राज कानून के अंतर्गत न्याय पंचायतों का भी गठन किया गया। कुछ मामलों में 500 रुपये तक के मामलों की सुनवाई की जाती है। ये रहा उत्तराखंड के उच्च न्यायालय से संबंधित कुछ तथ्यों को हमने देखा, जहाँ से संभावित प्रश्नों की बनने की संभावना है। उसी तरीके से हम समझेंगे लोकायुक्त। लोकायुक्त की क्या भूमिका होती है, लोकायुक्त क्या होता है, लोकायुक्त की किस प्रकार हम चर्चा करेंगे, तथ्यात्मक तरीके से देखेंगे। लोकायुक्त राज्य शासन प्रशासन में अधिकारों के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार, कदाचार संबंधी शिकायतों एवं अभिकथनों का अन्वेषण करने व राज्य सरकार को इस संबंध में संतुष्टि भेजने के लिए लोकायुक्त का गठन स्थापित करने संबंधी एक नए विधेयक विधानसभा द्वारा 1 नवंबर 2011 को पारित किया गया था। कहने का तात्पर्य ये है कि 1 नवंबर 2011 को लोकायुक्त अधिनियम पारित किया गया था उत्तराखंड की विधानसभा में। उसी तरीके से इसमें मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रीगण, विधायक, IAS सहित सभी लोक सेवा की जांच के दायरे में लाया जाता है। यानी लोकायुक्त के तहत किस किस को जांच के दायरे में लाया जाएगा। लोकायुक्त के तहत मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रीगण, विधायक, IAS रैंक के अधिकारी और लोक सेवकों को इसकी जांच के दायरे में लाया जाएगा। जांच के दायरे में क्यों लाया जाएगा? यदि कोई भी अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता होगा या भ्रष्टाचार या कदाचार संबंधी कोई भी कृत्य करते हुए पाया गया, तो इन सभी को लोकायुक्त के दायरे में लाया जाएगा। लोकायुक्त के दायरे में इसलिए लाया जाएगा क्योंकि डायरेक्ट ही हम किसी पुलिस के द्वारा उनकी जांच नहीं करवाते, इसलिए सरकारी प्रशासनिक अधिकारों की जांच के लिए लोकायुक्त का गठन किया जाता है। वही नए कानून के अनुसार लोकायुक्त संगठन में एक अध्यक्ष, 5 सदस्य, जरूरत के मुताबिक 7 भी हो सकते हैं, का होना अधिक संभावित रहता है। आधे सदस्य 20 साल के अनुभव वाले विधिक पृष्ठभूमि के होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि लोकायुक्त गठन, लोकायुक्त एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति नहीं है। लोकायुक्त एक संगठन होता है जिसके तहत एक अध्यक्ष, 5 सदस्यों को सम्मिलित किया जाता है। उसी तरीके से हम समझेंगे इन सभी का जो कार्यकाल होता है, अनुभव होता है, कम से कम 20 वर्षों का होना चाहिए। 20 वर्षों का होने पर ही उनको एक्सपीरियंस के अनुभव के आधार पर ही इस समिति में उनको सम्मिलित किया जाता है। इस समिति में उनको सम्मिलित करके ही उनके अधिकारों को, उनके दायित्वों को उनके सौंपा जाता है। वहीं आधे जो कि बाकी आधे सदस्य लोक सेवा, अन्वेषण, सतर्कता, भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्य करने, शासन, वित्तीय प्रबंधन, पत्रकारिता अथवा सूचना अभियांत्रिकी में न्यूनतम 20 वर्ष का अनुभव रखने वाले होंगे। यानी जो भी इसमें सम्मिलित होगा उन सभी को सदस्यों को कहाँ से लिया जाएगा, यानी कहाँ से लिया जाएगा? कोई लोक सेवक भी हो सकता है, कोई अन्वेषक भी हो सकता है, कोई सतर्कता भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्य करने वाला भी हो सकता है, यानी समाज सेवक भी हो सकता है, वित्तीय प्रबंधन करने वाला भी सदस्य हो सकता है, पत्रकारिता करने वाला भी सदस्य हो सकता है, या कोई इंजीनियर भी हो सकता है। इन सभी कार्यों में वे 20 वर्ष तक उसने अनुभव प्राप्त किया है तो वह लोकायुक्त के सदस्यों के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। वही नए विधेयक के अनुसार किसी भी शिकायत की सुनवाई के लिए लोकायुक्त के 3 विंग होते हैं। यदि किसी भी अधिकारी के तहत किसी भी अधिकारी के विरुद्ध कोई भी शिकायत दर्ज की जाती है तो लोकायुक्त के 3 विंग होते हैं। लोकायुक्त की 3 शाखाएं होती हैं जिनके तहत उनकी जांच की जा सकती है। पहला है अन्वेषण शाखा, दूसरा है अभियोजन शाखा, तीसरा है न्यायिक शाखा।
यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावना है कि लोकायुक्त के कितने विंग होते हैं। लोकायुक्त के 3 विंग होते हैं। पहला है अन्वेषण शाखा, दूसरा है अभियोजन शाखा, तीसरा है न्यायिक शाखा। आगे तथ्य समझते हैं कि किसी शिकायती आवेदन पर अथवा स्वतः किसी मामले का संज्ञान लेकर लोकायुक्त नोटिस भेजा जा सकता है। राज्य की विजिलेंस यानी सतर्कता इकाई लोकायुक्त के अधीन रखी गई है। लोकायुक्त के अधीन विजिलेंस सतर्कता आयुक्त को रखा गया है। उसी तरीके से हम चर्चा करते हैं स्थानीय शासन की, स्थानीय शासन सत्ता की। स्थानीय शासन सत्ता क्या होता है, इसमें कौन कौन से तत्वों को शामिल किया जाता है। स्थानीय स्वायत्त शासन, स्थानीय स्वायत्त शासन में सबसे पहले हम समझेंगे पंचायती राज प्रणाली को। पंचायती राज प्रणाली, राज्य में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 15 अगस्त 1947 को लागू की गई थी। कहने का तात्पर्य ये है कि जब उत्तराखंड का गठन नहीं किया गया था, उससे पहले पंचायत राज व्यवस्था को वहाँ लागू कर दिया गया था संयुक्त प्रांत के तहत। संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 के तहत लागू कर दिया गया था। इसी के ध्यान में रखते हुए 1961 में इस व्यवस्था को त्रिस्तरीय यानी स्वरूप दे दिया गया था। त्रिस्तरीय व्यवस्था का स्वरूप किस समय दिया गया था? 1961 में, जब उत्तराखंड का विभाजन, उत्तराखंड का गठन नहीं हुआ था। ये सब उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 के तहत हुआ था। वहीं 22 अप्रैल 1994 को इसे संवैधानिक निकाय के रूप में लागू किया गया। आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत में संवैधानिक निकाय के रूप में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक निकाय लागू किया गया है। वहीं राज्य के गठन के बाद, उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद 2002 और 2003 में प्रथम निर्वाचित सरकार ने पूर्व व्यवस्था को थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ यथावत बनाए रखने का निर्णय लिया था। उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड सरकार ने कहा था हम पूरी तरीके से अपनी शासन प्रणाली को नहीं बदल सकते, कुछ व्यवस्था को हम बदलकर आपकी पंचायती राज व्यवस्था को अपना सकते हैं। वहीं राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के मजबूत करने के लिए, यानी पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए एवं विकास कार्यों के प्रभावी अन्वेषण हेतु पंचायती राज निर्देशालय एवं जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ का गठन किया था। आगे देखते हैं कि मार्च 2008 में पारित पंचायत संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायतों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण बढ़ाकर 50% आरक्षण कर दिया गया। कहने का तात्पर्य यह है कि उत्तराखंड राज्य में 2008 में महिलाओं के लिए आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया। वहीं राज्य में पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था को लागू किया गया। पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था को क्रमशः हम इस प्रकार देखेंगे। पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था में सबसे पहले आता है जिला पंचायत। जिला पंचायत के हम सभी तथ्यों को समझेंगे जहाँ से संभावित प्रश्नों की बनने की संभावना है। उसी तरीके से जिला पंचायत ये पंचायती राज व्यवस्था का सबसे शीर्ष निकाय है। सबसे उछले स्तर पर जिले में जिला पंचायत को रखा जाता है। ये एक निगमित निकाय है। इसके सदस्यों का चुनाव जिले की 18 या अधिक आयु की जनता द्वारा किया जाता है। वहीं जिला पंचायत का पीठासीन अधिकारी होता है। जिला पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है? जो जिला पंचायत अध्यक्ष जिला का पीठासीन अधिकारी होता है। वहीं जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्य द्वारा किया जाता है। उसी तरीके से जिले के सभी प्रमुख लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, राज्य विधानसभा सदस्य जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। ये जिला पंचायत की कार्रवाई में भाग लेते हैं व मतदान कर सकते हैं। केवल अविश्वास प्रस्ताव के समय मत नहीं दे सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जिले के सभी प्रमुख जो भी हैं, लोकसभा सदस्य हों या राज्यसभा सदस्य या विधानसभा सदस्य या पदेन सदस्य, वे सभी जिला पंचायती कार्रवाई में भाग ले सकते हैं और मतदान भी दे सकते हैं। बस एक ही शर्त है इनकी, केवल वे अविश्वास प्रस्ताव के समय मत नहीं दे सकते। इसका सचिव जिले का मुख्य विकास अधिकारी पंचायती राज अधिकारी होता है। वहीं जिले पंचायत अपने सदस्यों में से 6 प्रकार की समितियां बनाती है। वहीं जिला पंचायत अपने सदस्य, जिला पंचायत में जितने भी सदस्य होंगे उन सदस्यों को ध्यान में रखते हुए जिला पंचायत 6 प्रकार की समितियां बनाती है। 6 प्रकार की समितियां बनाती है, वो किस प्रकार हैं? पहली है नियोजन एवं विकास समिति, दूसरी शिक्षा समिति, तीसरी है स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, चौथी है प्रशासनिक समिति, 5वीं जल प्रबंधन एवं जैव विविधता प्रबंधन समिति तथा
निर्माण कार्य समिति। ये 6 प्रकार की समितियों का गठन जिला पंचायत के द्वारा किया जाता है, जो जिले में सुचारू रूप से कार्यों का प्रबंधन कर सके और नियंत्रण कर सके और अपनी भूमिका निभा सकें। उसी तरीके से आगे हम समझते हैं कि इसके अलावा जिला पंचायत 2 उप समितियों का गठन करती है। पहली है समन्वयकारी और दूसरी है पर्यवेक्षणात्मक, यानी त्रिस्तरीय व्यवस्था में इसे शीर्ष निकायों के रूप में गठित किया गया है। 2 उप समितियों का गठन किया है, पर्यवेक्षणात्मक व समन्वयकारी कार्य करने के लिए उप समितियों का गठन करती है। उसी तरीके से हम देखते हैं क्षेत्र पंचायत। क्षेत्र पंचायत की क्या भूमिका है, किस तरीके से हम इसको समझते हैं। क्षेत्र पंचायत क्या होती है। क्षेत्र पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में क्षेत्र पंचायत मध्य स्तरीय निगमित निकाय है। इसके अध्यक्ष को प्रमुख तथा उपाध्यक्ष को उप प्रमुख कहा जाता है। इसके अलावा एक कनिष्ठ उप प्रमुख भी होता है। वहीं आगे चर्चा करते हुए हम देखते हैं कि क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का चुनाव ग्राम सभा के 18 वर्ष या अधिक आयु के मतदाता करते हैं। क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 20 से कम व 40 से अधिक नहीं हो सकती। इसके अध्यक्ष, प्रमुख व उपाध्यक्ष का चुनाव क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। इन सभी तथ्यों को में ध्यान देने योग्य बात है कि क्षेत्र पंचायत एक मध्य स्तरीय निगमित निकाय है, जो कि इसके अध्यक्ष को प्रमुख तथा उपाध्यक्ष को उप प्रमुख कहा जाता है। उसी तरीके से हम आगे देखते हैं, किस प्रकार से हम चर्चा करते हुए समझते हैं कि क्षेत्र पंचायत क्या होती है। क्षेत्र पंचायत में उस क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम प्रधान, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, राज्य विधानसभा सदस्य क्षेत्र पंचायत के पदन सदस्य होते हैं। उसी तरीके से ये क्षेत्र पंचायत की बैठकों में भाग ले सकते हैं और प्रस्तावों पर मत दे सकते हैं। केवल उप या प्रमुख के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर मत नहीं दे सकते। आगे चर्चा करते हुए हम देखते हैं कि उस क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत आने वाले जिला पंचायत सदस्य भी क्षेत्र पंचायत की बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में भाग ले सकते हैं, परंतु मत नहीं दे सकते। वहीं इस पंचायत यानी क्षेत्र पंचायत का सचिव बीडीओ होता है। क्षेत्र पंचायत का सचिव बीडीओ को नियुक्त किया जाता है। ये पंचायत अधिकांश कार्य अपने सदस्यों से गठित पूर्ववत 6 प्रकार की समितियों के माध्यम से करती है। क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत एवं ग्राम पंचायत के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करती है। अब आगे चर्चा करते हैं हम ग्राम पंचायत की। अभी हमने चर्चा की है क्षेत्र पंचायत की। ग्राम पंचायत क्या होती है, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, जहाँ से संभावित प्रश्नों की भूमिका बनती है। ग्राम पंचायत में हम समझते हैं कि क्षेत्रीय स्तरीय पंचायत व्यवस्था में सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत होती है। सबसे निचले स्तर पर कौन सी पंचायत होती है? ग्राम पंचायत सबसे निचले स्तर पर होती है। उसी तरीके से ग्राम पंचायत के गठन हेतु पर्वतीय क्षेत्र में कम से कम 500 व मैदानी क्षेत्रों में कम से कम 1000 व अधिकतम 10,000 की आबादी होनी चाहिए, एक आवश्यक शर्त है। किसी भी ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या 5 से कम व 15 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ग्राम पंचायत सदस्यों एवं पंचायत अध्यक्ष का चुनाव ग्राम सभा के 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के सदस्यों द्वारा की जाती है। ग्राम सभा द्वारा एक उप प्रधान भी चुना जाता है। वहीं पंचायत सदस्य प्रधान या उप प्रधान चुने जाने हेतु आयु कम से कम 21 होनी चाहिए। वहीं समझते हैं कि हम ग्राम पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव के लिए पंचायत के 1/5 सदस्यों के साथ ही कुल परिवारों के आधे परिवारों का सहमत होना अनिवार्य है। वही सदस्यों का आधे से ज़्यादा सदस्यों का सहमत होना अनिवार्य है, जो इनको पारिवारिक की संज्ञा दी जाती है। वहीं एक अथवा अधिक गांव मिलकर गठित पंचायत के तहत पंजीकृत मतदाताओं को मिलाकर जो सभा बनती है उसे ग्राम सभा कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि एक अथवा अधिक गाँवों को मिलाकर गठित ग्राम पंचायत के तहत पंजीकृत मतदाता मिलकर जो सभा बनाते हैं उसे ग्राम सभा कहते हैं। एक ग्राम सभा में एक ही ग्राम पंचायत होती है। वहीं किसी आवास समूह को ग्राम सभा घोषित करने व उसका नाम निर्धारित करने आदि का कार्य राज्य सरकार का होता है। वहीं ग्राम सभा के प्रत्येक
वर्ष 2 आम बैठक होती है जिसकी अध्यक्षता ग्राम प्रधान करता है। यानी प्रत्येक वर्ष में 2 आम बैठकों का होना अनिवार्य है, उसकी अध्यक्षता ग्राम प्रधान करता है। वहीं इस स्तर पर भी पूर्व युक्त 6 समितियां बनाई जाती हैं, लेकिन शिक्षा एवं स्वास्थ्य कल्याण समितियों की सभापति महिला होती है। न्याय पंचायत 500 रुपये तक के मूल्यों के मामले की सुनवाई कर सकती है। इन्हें फौजदारी के मामलों में भी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंड देने का अधिकार होता है। ये 100 रुपये तक का जुर्माना कर सकती है, लेकिन जेल नहीं हो सकती है। वहीं ग्राम पंचायत के सब अभिलेख ग्राम प्रधान के पास होते हैं तथा सचिव की नियुक्ति ग्राम पंचायत द्वारा की जाती है। यानी सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सचिव की नियुक्ति ग्राम पंचायत के द्वारा की जाती है। उसी तरीके से हम समझते हैं अगला टॉपिक है न्याय निकाय प्रणाली का। न्याय निकाय प्रणाली के तहत हम किन तथ्यों को जुटाते हैं, हम इस प्रकार चर्चा करेंगे। नगर निकाय प्रणाली। नगर निकाय प्रणाली के तहत हम समझेंगे कि क्या राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत 1916 में जबकि संयुक्त प्रांत टाउन एरिया अधिनियम 1916 और संयुक्त प्रांत टाउन एरिया अधिनियम 1916 के तहत हुई थी। वहीं 1993 में 74वें संविधान संशोधन द्वारा इन निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 1994 में इन निकायों के लिए नया अधिनियम पास किया गया। वहीं राज्य गठन के बाद नगर स्वायत्त शासन थोड़े बहुत संशोधनों के साथ पूर्ववत कानून के अनुसार चलता रहा। ये सभी हमने चर्चा की है नगर निकाय प्रणाली की। आगे हम चर्चा करते हैं प्रदेश में त्रिस्तरीय नगर स्वायत्त शासन व्यवस्था जो इस प्रकार है। जो किस प्रकार है हम आगे देखते हैं कि नगर निकाय की चर्चा किस प्रकार की गई है। उसी तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं कि त्रिस्तरीय स्तर पर क्या चर्चा की गई है। पहला है नगर निगम। नगर निगम में हम समझेंगे किन तथ्यों को हम जुटा सकते हैं। पहला है नगर निगम। संशोधित नियमों के अनुसार राज्य में निगम परिषद का गठन उन नगरों में की जाती है जिनकी संख्या मैदान में 1 लाख व पहाड़ों में 90,000 हो। ये नगर निगम यानी हर राज्य में नगर पालिका परिषद या नगर निगम होता ही होता है। अब किन जनसंख्या के आधार पर हम निर्धारित करते हैं कि कहाँ नगर पालिका का गठन किया जाएगा, कहाँ नगर निगम का गठन किया जाएगा। उसी को समझते हुए हम कहते हैं कि जो भी नियम संशोधित किए गए उनके अनुसार जहाँ की संख्या मैदानी क्षेत्र में 1 लाख हो व पहाड़ी क्षेत्र में 90,000 होती है, वहाँ नगर निगम का गठन किया जाता है। वही नगर निगम की रचना एक नगर प्रमुख, महापौर या डिप्टी मेयर और सभासद पार्षदों से होती है। वही नगर प्रमुख और सभासद का चुनाव 5 वर्ष के लिए प्रत्यक्ष रीति से होता है, जबकि डिप्टी महापौर का चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से होता है। इन सभी को देखते हुए उत्तराखंड राज्य के देहरादून, हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर, रुड़की, ऋषिकेश, कोटद्वार व श्रीनगर आदि 9 नगरों में नगर निगम की स्थापना की गई है। 9 नगरों में नगर निगम की स्थापना की गई है। इन सभी को समझते हैं। अब समझते हैं नगर पालिका। नगर पालिका का स्वरूप क्या होता है, उसका गठन कहाँ पर किया जाता है। नगर पालिका में जिन नगरों की जनसंख्या 50,000 मैदानों में हो, 1 लाख तक 50,000 से 1 लाख तक मैदानी क्षेत्र में संख्या हो, वहीं पहाड़ों पर 90,000 हो, वहाँ नगर पालिका परिषद की रचना की जाती है। ये एक तथ्य है कि कहाँ पर नगर पालिका के गठन किया जाएगा, किस क्षेत्र में गठन किया जाएगा। नगर पालिका की दूसरी शर्त यह है कि फिर नगर पालिका की रचना पालिका अध्यक्ष सभासद से होती है, जिसका प्रत्येक 5 वर्ष में प्रत्यक्ष रीति से चुनाव किया जाता है। राज्य में कुल 42 नगर पालिका परिषद हैं। ध्यान देने योग्य तथ्य ये है कि उत्तराखंड राज्य में कुल कितनी नगर पालिका परिषद हैं? कुल 42 नगर पालिका परिषद हैं। वही नगर पंचायत के बारे में समझेंगे हम किस प्रकार व्यक्त किया गया है। नगर पंचायत जिन नगरों कस्बों की जनसंख्या 5,000 से 50,000 तक होती है, वहाँ नगर पंचायतों का गठन किया जाता है। नगर पंचायत की रचना नगर पंचायत अध्यक्ष सभासदों से होती है, जिनका प्रत्येक 5 वर्ष में प्रत्यक्ष रीति से चुनाव होता है। वहीं राज्य में कुल 53 नगर पंचायतें हैं, जिनमें से 3 नगर पंचायतें बद्रीनाथ, केदारनाथ तथा गंगोत्री में में चुनाव होते हैं, मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं। ध्यान देने योग्य तथ्य ये है कि राज्य में कुल 53 नगर पंचायतें हैं, जिसमें से 3 नगर पंचायतें ऐसी हैं जहाँ चुनाव नहीं होता है, सीधे सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। सीधे सदस्यों को कहाँ मनोनीत किया जाता है, किन नगर पंचायतों में मनोनीत किया जाता है? पहली है बद्रीनाथ, दूसरी तीसरी गंगोत्री। हमने अभी ये चर्चा की है नगर पंचायत की।
नगर पंचायत की चर्चा करते हुए हमने विस्तार से समझा है इन सभी तथ्यों को, नगर पालिका परिषद को और नगर निगम को। हम इसी तरीके से उत्तराखंड विशेष पर चर्चा करते रहेंगे। आप सब हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।